हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। जो कि इससे पहले एक वीडियो आपको देखा गया था कि मैं बताया था कि आखिर ओपी गुप्ता या फिर जो एमसीक्यू बुक है वो कैसे पढ़ें ताकि हमेशा याद रखे या फिर हमेशा समझ में आए, या फिर ऐसा नहीं कि एक बार पढ़े फिर भी बार बार पढ़ना पड़े, ऐसा नहीं करना है। तो हम बात करेंगे कौन सा मतलब आज बेसिकली हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। और इसी तरह से आज 30 क्वेश्चन टोटली है, ठीक है। इसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और मास ट्रांसफ़र का भी हो सकता है, और मतलब 19 तारीख के पहले, यानी आज 17 हो गया, कल तक 2-3 वीडियो आ जाएंगे लगभग। ओके, तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब चाहे एमसीक्यू चाहे कोई भी हो, अगर आप याद करना चाहते हैं यानी कन्वेंशनल मेथड, जैसे कि कॉलेज में कोई मिल जाता है बताता बस पढ़ो पढ़ो पढ़ते जाओ, तो इसकी वजह से ये होता है कि मैं अपने कॉलेज में मतलब इस तरह से देखा कि कोई कोई लड़के इतना पढ़ते ओपी गुप्ता, या फिर एमसीक्यू पढ़ना शुरू किए। खासकर केमिकल इंजीनियर की बात करें तो वो लोग तो ओपी गुप्ता ही पढ़ते हैं। तो ओपी गुप्ता इतना पढ़ रहे थे कि मतलब अब समझ में नहीं आया कि ऐसे हो क्या रहा था। मतलब वो थर्ड सेमेस्टर से पढ़ते रहते हैं या फिर कोई फोर्थ सेमेस्टर से पढ़ रहा है, बताइए। उसके बाद 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जॉब लगता है, यानी 20 में 21 में 19 में। तो काफ़ी एक बड़ी बात हो जाती है। तो एक है, हम कैसे पढ़े आखिर में। देखो, बेसिकली एक बात है कि अगर आप उपयुक्त पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि आपको किताब का बेसिक पता होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि विस्कोसिटी के बारे में पता पढ़ रहे हैं और विस्कोसिटी के बारे में कोई कॉन्सेप्ट पता ही नहीं कि विस्कोसिटी आखिर कहते क्या है। बस सिंपल हम रट्टा मार लिए कि विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड के क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, जो भी याद कर लिए। तो उस तरह से नहीं पढ़नी है। आप किताब पढ़िए एक बार। चाहे आपको मैकल स्मिथ नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप की गवानी का ये बुक पढ़िए। उसको एक बार पढ़िए, अब एक दो बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ये नहीं कि सिर्फ डिफिनेशन, उसके हर एक लाइन पढ़िए। और उसके बाद आप ओपी उत्तर पाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। या लगेगा कि यार ये हम सही, मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और हर चीज़ समझ में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो आपको पता ही है कि लिक्विड का विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, मतलब ज़्यादा वो थिक नहीं होने लगता, उसका रेसिस्टेंस जो है वो कम लगने लगता है। जैसे एज ए नॉर्मल लाइफ में भी आप देखोगे, जैसे कोई लिक्विड है उसको टेम्परेचर करने लगते हैं तो वेपर फॉर्म में, मतलब वो जल्दी उसका पार्टिकल जो है ना, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाता है जिसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो टूटने लगता है, कम होने लगता है। तो इसकी वजह से ये इसका विस्कोसिटी जो है ना वो घटने लगता है, ठीक है। फिर है फॉर वाटर, व्हेन प्रेशर इंक्रीज द विस्कोसिटी क्या होता है। तो इस केस में क्या होता है कि फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज होता है। ये वाटर का स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जो ये इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। आप देखिएगा कि वाटर है, ठीक है, कोई वाटर है, तो आप उसको, तो वाटर है करने का मतलब लिक्विड ही है, तो लिक्विड को अगर आप हीट कीजिएगा, मतलब प्रेशर बढ़ाइएगा, तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या होगा, एक तरह से आप टेम्परेचर भी उसका अंदर बढ़ रहा है, तो उसको विस्कोसिटी धीरे धीरे घटने लगता है। लेकिन आपको पता है कि 4 डिग्री सी पे क्या होता है, वो मतलब डेंस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसकी वजह से फिर बाद में उसके बाद वो इंक्रीज करने लगता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे है कि इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटीज। तो देखिए, आप जब पढ़िए तो पहले इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है क्या, आखिर हम किसको कहते हैं। और फिर डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी के बारे में तो पता ही होगा कि एकदम सिंपल कहने का मतलब यूनिट पर मास, कि यूनिट मास में जितना वॉल्यूम होता है उसको डेंसिटी। तो इस तरह से बात हम, अगर हम आप जैसे कि मैं वीडियो में बात किया हूँ उसमें देखिए, बहुत ही आसान भाषा में बता कि फ्लूइड को क्लासीफाई कैसे किया। जैसे एक सिंगल वीडियो में बनाया था, उसमें फ्लूइड के बारे में हर एक चीज़ बताया था, तो वो ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा से, मतलब फ्लूइड से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट है ना छूटेगा नहीं। तो ये है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल फ्लूइड हम लोग जनरली लिक्विड की बात करते हैं। तो आप देखिए, तो क्या उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने के साथ उसका डेंसिटी चेंज होगा? नहीं। तो वो हो जाएगा आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जैसे लिखा है, नॉट अफेक्टेड विथ मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके। फिर आगे आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। देखिए, इस पे एक स्पेशल वीडियो भी बना है, मतलब कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहते क्या है। अगर आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो ये कभी भी मतलब दिक्कत नहीं होगा कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या है, आखिर प्रेशर इंटेंसिटी क्या है।
ये सब चीज़ें मतलब ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है वो रिलेट करता है आपका शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। तो शियर स्ट्रेस हो गया आपका क्या होगा, टाउ हो गया, एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा अलग अलग करके दे दिया है तो लोग कंफ्यूज करते हैं, तो नहीं ऐसा नहीं कीजिएगा। ये एंगुलर डिफॉर्मेशन को ही बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके। या फिर रेट रेट ऑफ शियर, शियर रेट, उसी को बोलते हैं। फिर है स्ट्रीम ट्यूब। देखिए स्ट्रीम ट्यूब बना होता है स्ट्रीम लाइन से। एक ऐसा ट्यूब है जो पूरा का पूरा स्ट्रीम लाइन से बना होता है। तो ये बोल रहा है कि स्ट्रीम ट्यूब जो है वो कौन सा क्रॉस सेक्शन का हो सकता है, सर्कुलर, स्मॉल होगा या कोई भी, नहीं तो वो कोई भी हो सकता है। मतलब एनी कन्वीनियंट, वो चाहे रेक्टेंगुलर हो जाए या कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्ट्रीम लाइन का ये है कि उस पर अगर हम वेलोसिटी ड्रा करेंगे, मतलब स्ट्रीम लाइन पहचानने का सिंपल है कि अगर कोई लाइन है उस पर अगर हम वेलोसिटी ड्रा करेंगे तो वो क्या होता है, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करने के बाद नॉर्मल शो करता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी के साथ नॉर्मल रहता है। मतलब परपेंडिकुलर लाइन का एक कॉन्सेप्ट की बात करता है। ठीक है। तो ये एनी कन्वीनियंट हो सकता है कि कोई भी क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या कोई भी चीज़। ठीक है। फिर ये डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल, लेकिन ये मैक्सिमम एग्जाम में मिल जाता है, तो मैं इस बार इसलिए फिर से इसको पुटअप किया हूँ कि नहीं आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो एब्सोल्यूट का एम एल माइनस वन टी माइनस वन, जैसे कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी को ही बताए हैं कि इसी को बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी, ये कोई अलग विस्कोसिटी नहीं है। और ये क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई फ्लूइड मोशन में रहता है तब वहाँ पर जब विस्कोसिटी जो लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी। जो इस तरह के जो पढ़ने का तरीका है ना, वो सबसे ये नहीं कि मतलब शुरू हो गया डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इज एम एल माइनस टी वन माइनस वन, ऐसे नहीं पढ़ना है। आप एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के बारे में जानिए, इसके रिलेटेड और क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। जब मतलब आप ओपी गुप्ता पढ़ रहे हैं तो ये आपको भी एमसीक्यू पढ़ रहे हैं तो आप इसके बारे में पूरा ध्यान में आना चाहिए। जैसे हम अभी बात की कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी क्या है, इसको डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं। तो आखिर डायनामिक विस्कोसिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई फ्लूइड मोशन में है और उस समय जब विस्कोसिटी मतलब फोर्स लगता है, तो हम आपको बताएं विस्कोसिटी क्या है, कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसको मोशन को फ्लो करने में अपोज करता है तो उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो आप समझ रहे हैं कि अगर कोई डायनामिक में वहाँ पर फोर्स लगता है तो वो हो जाता है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, और उसका मान है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। फिर आगे देखते हैं कि मास वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। देखिए ये वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि मास वेलोसिटी जो है इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर प्रेशर के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी एक कंडीशन के साथ होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मास वेलोसिटी हम अप्लाई कर देंगे तो चलो वो टेम्परेचर प्रेशर के साथ इफेक्ट करेगा, नहीं 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 नहीं। वो सिर्फ तभी हो सकता है जब फ्लो स्टेडी हो और अनचेंज क्रॉस सेक्शन हो। स्टेडी कहने का मतलब हुआ कि कोई पार्टिकुलर पॉइंट पर, पूरा होल सेक्शन की बात नहीं कर रहे मैं, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर फ्लो या फिर कोई भी चीज़ अगर करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी उसका चेंज नहीं कर रहा है तो उसको बोलते हैं एसटीडी। और अनचेंज क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब हुआ कि अगर 4 मीटर मतलब 4 सेंटीमीटर डायमीटर है तो वो उसका 4 सेंटीमीटर ही डायमीटर रहना चाहिए। ये नहीं कि आगे थोड़ा सा रिड्यूसर लगा दिया, कपलिंग कर दिया या फिर कोई बेंड दे दिया या अलग अलग टाइप को, इस तरह से नहीं। तो वहाँ पर ही आपका टेम्परेचर प्रेशर के साथ इफेक्ट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी बात करता है। अब देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जैसा कि वीडियो में मैंने बात किया था काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ऐसे जनरली क्या हम लोग याद करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बाय द डेंसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। सही है। लेकिन अगर आप वहाँ से डायमेंशन फार्मूला निकालिएगा तो एल स्क्वायर और टी के पावर माइनस वन होता है। लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, जब अगर कोई फ्लूइड है, अगर वो वहाँ पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट जब आ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात हो जाती है। स्टेडी फ्लो कब होता है, लिखा है स्टेडी फ्लो अकर्स व्हेन द कंडीशन चेंज स्टेडली विद टाइम, समय के साथ चेंज होता है वो नहीं, अभी बात किए थे। कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम एट एनी पॉइंट, कंडीशन आर सेम एट द स्टेशन पॉइंट एट द एनी इंस्टेंट, रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज इज कांस्टेंट। तो स्टेडी फ्लो वो होता है जो किसी भी पॉइंट पे कंडीशन जो चेंज नहीं करता है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट के नहीं। इसमें बोला था कंडीशन आर द सेम एट द जैसे, नहीं ना, आपका मान लेते एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो दोनों जगह जो है ना अलग अलग हो सकता है। ठीक है। तो मान लेते ए ये है और बी है, तो ए और बी में जो मान है, जैसे कि पॉइंट ए है
और पॉइंट बी है, तो ये बोल रहा है कि एडजेसेंट पॉइंट में भी सेम होगा। नहीं नहीं नहीं, किसी पार्टिकुलर पॉइंट में ही सेम होता है, तो इसीलिए कंडीशन डू नॉट चेंज विद टाइम एट एनी पॉइंट, ठीक है। शियर स्ट्रेस इन ए फ्लूइड फ्लोइंग इन ए राउंड पाइप। पहले तो शियर स्ट्रेस के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, जो इस तरह से जो पढ़ने का तरीका है, हाँ थोड़ा सा समय लग सकता है आपको, ऑफ कोर्स लग सकता है, लेकिन आप एक एक मतलब 4 बार, जहाँ एक बार ओपी गुप्ता को 4 और 5 बार पढ़ रहे हैं, उससे बढ़िया एक बार ही पढ़िए ना, क्या दिक्कत जाता है। एक बार पढ़िए, समझ के पढ़िए, ताकि बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन को तोड़ मोड़ के या फिर चेंज करके पूछे तो आप बता पाइएगा, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस क्या है, हम बताया था शियर स्ट्रेस के बारे में। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में जैसे एफ बाई ए जो होता है उसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं। एफ क्या होता है, और जैसे कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगने लगता है और पर यूनिट एरिया में जब हम बात करते हैं अपोजिशन का, तो वो शियर स्ट्रेस होने लगता है। एक है, तो ये कैसे वेरी करता है राउंड पॉप में, तो शियर स्ट्रेस वो सेंटर पे जीरो होता है, जीरो एट द सेंटर एंड वेरी लिनियरली विथ द रेडियस। करने का मतलब, अगर रेट इसका एक स्पेशल डायग्राम ही है, ठीक है, मैं अपने वीडियो में ही बात किया हूँ इसके बारे में, कि शियर स्ट्रेस लिनियरली वेरी करता है रेडियस के साथ। लिनियरली मतलब समझ रहे, मतलब ये स्क्वायर टाइप का नहीं होता है, ए प्लस बी करके, यानी या प्रोपोर्शनल नहीं होता है, एडिंग के रूप में, मतलब सिंपल वेरी करता है, ये स्क्वायर या प्रोपोर्शनल या फिर स्क्वायर रूट टाइप का नहीं होता, ओके। फिर है आपका, बात करेंगे बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या बताता है, ये मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस पोटेंशियल फ्लो। तो पहले तो आपको बर्नौली इक्वेशन पता होना चाहिए कि बर्नौली इक्वेशन है क्या, ये किस पे बेस होता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि बर्नौली इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और ये किससे प्राप्त होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से प्राप्त होता है। और ये किस लिए सूटेबल होता है, पोटेंशियल फ्लो के लिए ही सूटेबल होता है। अब इसको मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस हम क्यों बोलते हैं, मैकेनिकल, देखिए मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस से हम किसी में, इसमें एक एनर्जी की बात नहीं होता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, प्रेशर एनर्जी की बात होती है, काइनेटिक एनर्जी की बात होती है। तो ये सारे मिलके जो ना मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसलिए पोटेंशियल पोटेंशियल फ्लो वो फ्लो होता है जैसे कि कोई इनकम्प्रेस, मतलब इरोटेशनल विथ नो शेयर, इनकम्प्रेसिबल विथ नो शेयर। जैसे कोई कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड है, तो वो इनकम्प्रेसिबल है और उसमें शेयर नहीं है। शेयर करने का मतलब, अगर ईडीज फॉर्म नहीं करता है या फिर वॉर्टेक्स फॉर्म नहीं करता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं पोटेंशियल फ्लो, ओके। बाउंड्री या सेपरेशन, देखिए ये बहुत ही जैसे, तो आप इसको क्या रट्टा मार लीजिएगा, इट्स कॉज बाय द बाउंड्री या सेपरेशन इज कॉज बाय द रिडक्शन ऑफ प्रेशर बिलो वेपर प्रेशर, उसको बोलते हैं एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होता है। सही है, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट के। अच्छा, एडवर्स देखिए, अगर कोई फ्लूइड, पहले तो हम लोग समझते हैं बाउंड्री सेपरेशन है क्या। बाउंड्री लेयर सेपरेशन मतलब उसको बोलते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे हम बात किए थे कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो उसमें क्या हुआ था कि कोई लिक्विड है, अचानक से उसका हम एरिया घटाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर ही उसका जो जेट है, जेट करने का मतलब जो वाटर का जो आगे का पोर्शन है, फॉर्म है, उसको बोलते हैं जेट। वो क्या होता है, अचानक से वाल को छोड़ देता है, तो वहाँ पर इसे जो छोड़ने की जो प्रक्रिया है ना, वहाँ पर प्रेशर घटने लगता है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ता है, एरिया घटेगा तो एरिया घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्रेशर घट जाता है, और प्रेशर घटने की वजह से बाउंड्री लेयर सेपरेशन होता है, ओके। अच्छा, जैसे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा ना, तो उसको बोलते हैं फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अगर जब फ्लूइड फ्लो करना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। ऐसे इसको बोलते हैं डीपी बाई डी एक्स, ठीक है। अब बर्नौली इक्वेशन फॉर एसटीडी फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूअस फ्लो स्टेट दैट टोटल एनर्जी एट ऑल सेक्शन इज कांस्टेंट। देखिए, बर्नौली इक्वेशन वो हमेशा स्टेडी के लिए, फ्रिक्शनलेस के लिए और कंटिन्यूअस फ्लो के लिए अप्लाई होता है। आपको स्टेशनरी मोह है और उसका तो अप्लाई तो नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, अगर कोई फ्रिक्शन है उसके लिए भी अप्लाई नहीं हो सकता। आप अगर बर्नौली इक्वेशन को पढ़े होंगे अच्छे से, ध्यान में होगा कि जैसे हम आप बोलिएगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में तो फ्लूइड फ्रिक्शनलेस होता नहीं है, तो क्या, लेकिन हम लोग उसका यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ करेक्शन। हम उसको बाद में बात करेंगे, जब अभी अभी आप एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके बारे में हम हर एक चीज़ समझेंगे उसके बारे में। तो कोई भी सेक्शन पे, मतलब अपर लेवल, लोअर लेवल, या एक जगह दूसरी जगह पे जो टोटल एनर्जी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी करने का मतलब ही वो तीन ही चीज़ की बात होती है। अगर हाइट पे ले जाएगा तो पोटेंशियल हो जाएगा, अगर मतलब हॉरिजेंटली फ्लो कर रहा था काइनेटिक रहेगा,
और शुरू में जब कोई पाइप में डालना है या कोई चीज़ में डालना है तो उसमें हमको प्रेशर देना पड़ता है, तो प्रेशर एनर्जी होता है। तो ड्रैग इज डिफाइंड एट द फोर्स एग्जर्ट। देखो ड्रैग पहले समझना है कि ड्रैग है क्या, ड्रैग किसको बोलते हैं। ड्रैग कुछ अलग चीज़ नहीं है, हम अपने वीडियो में भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। ड्रैग है क्या, ड्रैग जो है, ड्रैग एक तरह के फोर्स ही है जो कि फ्लूइड के डायरेक्शन में, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्शन में अगर कोई सॉलिड पार्टिकल आ जाता है और वो उसी के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो हम उसको बोलते हैं ड्रैग। जैसे एक पाइप है और उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें एक सॉलिड पार्टिकल बीच में आ जाता है, तो क्या होता है, तो अब उधर से जिधर फ्लो कर रहा है उधर से उधर 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 साइड में ही लिक्विड उस पर फोर्स लगाएगा, तो ये जो फोर्स लगा रहा है ना पार्टिकल पे, तो उसको बोलते हैं ड्रैग बोलते हैं। मैक नंबर क्या है, देखिए यहाँ पर आप सिर्फ ये मत याद कीजिए कि मैक नंबर क्या है, इस तरह से याद कीजिएगा तो ये भी नहीं याद रहेगा ना कुछ याद रहेगा। तो मैक नंबर का एप्लीकेशन समझिए कि आखिर यूज कहाँ होता है। तो मैक नंबर द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फ्लूइड टू द स्पीड ऑफ साउंड होता है। तो मैक नंबर के जनरली हम लोग एरो स्पेस इंजीनियरिंग है वहाँ पर यूज करते, कहने का मतलब है कोई फ्लाइट है, कोई प्लेन है या फिर फाइटर जेट है या फिर कोई भी चीज़ है जो जो एयर में फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पर ही हम लोग उसका स्पीड जो है ना साउंड के साथ कंपेयर करते हैं। अब कोई लाइट के साथ कंपेयर करने लगेगा तब तो हो जाएगा उसकी ज़िंदगी, कैलकुलेशन इतना। अब सोचिए कि हम साउंड के साथ ही क्यों करते हैं, क्योंकि साउंड का स्पीड 330 या 333 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो फ्लो करता है, हमारी साउंड या किसी भी साउंड। इसीलिए आप देखोगे कि हम बोलते हैं अभी तो बाद में थोड़ा समय के लिए अंतर या वेरिएशन दिख जाता है, ओके। तो लाइट के साथ हम तो कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि एक प्रकाश वर्ष की बात होती है वो वो नहीं हो सकती है, तो बच गया किसका, साउंड का बच जाएगा। तो इसलिए कंफ्यूज करने की बात है नहीं इसमें, हमेशा जब भी होगा तो साउंड होगा, लाइट तो हो ही नहीं सकता। और एक बात है कि साउंड नीचे ही क्यों होगा, जैसे बाई चांस कोई भूल जाता है कि साउंड ऊपर में होगा कि नीचे, अरे भाई कंपेयर जिसको करना है वो तो नीचे ही रहेगा ना, जो 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 छोटा अमाउंट है वो ऊपर रहेगा। अगर यही बड़ा हो जाएगा और ये छोटे, ये तो फ्लूट का तो स्पीड हमेशा छोटा ही रहेगा, तो हमेशा समझ रहे कितना तेज चला जाएगा, तो इसलिए इसको नीचे रखते हैं इसको ऊपर रखते हैं। अब है ड्रैग कोफिशिएंट, देखिए ड्रैग हम अभी समय और वहाँ पर ही कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि कितना गुणांक है उसका या फिर कोई भी चीज़ जो है कितना उस पर इफ़ेक्ट करता है, तो है। मैंने अपना वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया था कि ड्रैग कोफिशिएंट क्या है, कि जैसे एक पूरा सीरीज मैंने तैयार किया था कि रिनोल्ड्स नंबर, प्रांटल जितना भी नंबर है ना, 2 वीडियो में मैंने कवर किया और उसमें सब चीज़ को बताया कि थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है, मास डिफ्यूजिविटी क्या है, ये दोनों का रेशियो कैसे निकालेंगे, ये कैसे आता है। तो मतलब मोस्टली 90% या 80% जो है ना आपको याद करना ना पड़ेगा, ये चीज़ की बहुत ध्यान रखी गई है उसमें। तो क्या हो जाएगा, ड्रैग ऑफ हिस्सन ऑफ फ्लो पास्ट इमर्ज बॉडी, इमर्ज बॉडी मतलब डूबा हुआ, सबमर्ज बॉडी होता है मतलब कि थोड़ा डूबा हुआ। द रेशियो ऑफ एवरेज ड्रैग पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया टू द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी हेड एंड डेंसिटी। देखिए एवरेज ड्रैग तो समझ रहे हो ना, ड्रैग मतलब समझ रहे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन में अगर कोई सॉलिड पार्टिकल पर अगर जब फोर्स लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ड्रैग बोलते हैं। अब है प्रोजेक्टेड एरिया, बात सही है कि फ्लूइड है फ्लो कर रहा तो उसके डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा, तो उससे जो जैसे कि उसी से उसी तरफ एक टॉर्च मारिए आप, तो उसका जो एरिया दूसरे साइड में जो बनेगा, जिधर से प्रेशर लग रहा है उसके दूसरे साइड में जब बनेगा, तो वो जो एरिया जो होता है ना उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। हाइड्रोलिक रेडियस क्या है इसके बारे में हम लोग बात नहीं किए हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि ये जनरली होता है। देखिए हाइड्रोलिक रेडियस के कंसेप्ट तब आता है हमारे केमिकल इंजीनियरिंग, जैसे कि बहुत से आजकल पाइप आने लगे वो सर्कुलर छोड़ के किसी और टाइप में आ रहे हैं, मतलब स्क्वायर टाइप के या फिर नॉन नॉन सर्कुलर आने लगे। सिंपल करने का मतलब है कि अगर वो ऐसा रेडियस है जहाँ पर नॉन सर्कुलर है तो वहाँ पर ही हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोलिक रेडियस की। तो ये होता है फ्लो एरिया टू वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। अब ड्रैग कोफिशिएंट सी डी इसको बोलते हैं, ये उल्टा लिख दिया है, सी टी एस है, ये कोई और नहीं है। उसमें स्टोक्स लॉ रेंज जो है, देखिए स्टोक्स लॉ कहाँ कहाँ तक बात आती है। जब हम लोग बात करते थे कि स्टोक्स लॉ रेंज में एक और चीज़ क्वेश्चन आता था कि स्टोक्स लॉ रेंज में जो न्यू कितना तक कितना रेनॉल्ड्स नंबर तक वैलिड होता है, तो ये जनरली रेनॉल्ड्स नंबर 1 तक वैलिड होता है, ठीक है। और स्टोक्स लॉ का यूज जो है ना वो आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी में यूज किया जाता है।
ये सी डी इक्वल टू होता है 24/NRE। वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू ए क्लोज कंडक्ट, ये होता है लॉगरिथमिक आपका। अगर आपका लेमिनार रहेगा, मतलब आराम आराम से फ्लो करता है तो वो पाराबोलिक बनाता है, सिंपल ऐसे, ठीक है। और अगर वो टर्बुलेंट है तो उसका लॉगरिथमिक हो गया। फोर्सेज एक्टिंग ऑन पार्टिकल सेटलिंग इन ए फ्लूइड, तो कोई भी पार्टिकल जब सेटल करता है पानी में तो वहाँ पर दो तरह के फोर्स ही लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल बायोंड जिसको बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे, बायोंड मतलब ऊपर लगेगा, ये दो जो फोर्स लगता है। ड्रैग कोफिशिएंट इन हिंडर सेटलिंग इज क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन द प्री सेटलिंग। थोड़ा सा हम देखिए, पढ़ने का यही तरीका है कि आपको ड्रैग कोफिशिएंट के बारे में पता होना चाहिए क्या है, हिंडर सेटलिंग क्या है, प्री सेटलिंग क्या है। तो इस तरह से जो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत बढ़िया होगा। जैसे हिंडर सेटलिंग बोलते हैं किसको, जैसे कोई मतलब कोई कंटेनर है और उसमें वाटर है या फिर कोई फ्लूइड है, तो अगर उसमें कोई छोटा सा ढेर सा पार्टिकल डाल देते हैं, तो कोई पार्टिकल ऐसा होता है ना कि कोई उसका जो मोशन है, मतलब अंदर फ्लो कर रहा है जो मोशन है, वो दूसरे पार्टिकल के मोशन की वजह से इफेक्ट करने लगता है, या फिर वाल के जो उसका कंटेनर है उसके वाल की वजह से उसका मोशन में इफेक्ट आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हिंडर सेटलिंग। अगर कोई पार्टिकल है उस पानी में जा रहा है या उस फ्लूइड में जा रहा है, तो उसका जो मोशन है दूसरे पार्टिकल या फिर वाल के इफेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है, तो उसको बोलते हैं फ्री सेटलिंग। इसलिए ये ड्रैग कोफिशिएंट हमेशा ज़्यादा होता है। आप समझ रहे हैं कि भाई जिसमें दूसरे पार्टिकल के साथ इफेक्ट आने लगेगा, एक तो पार्टिकल पानी लगा ही रहा था, फ्लूइड लगा ही रहा था, फिर दूसरा पार्टिकल, तीसरा का पार्टिकल, वो भी उस पर फोर्स लगाने लगेगा, तो क्या ड्रैग तो और अल्टीमेटली बढ़ जाएगा भाई। आप सोचिए ना, ये वो है कोई दूसरा से लग ही नहीं रहा, अचानक आराम से जा रहा है तो उस पर ड्रैग लगेगा, बहुत कम लगेगा। बस उसका जो आपका लिक्विड वाला है वही लगेगा, बाकी दूसरा पार्टिकल से भी लग रहा है, वाल से भी लग रहा है, तो उस पर बढ़ जा रहा है, इसलिए हमेशा ज़्यादा होता है। फिर वन डायमेंशनल देखिए, कोई फ्लो होता है वो तीन डायरेक्शन में जनरली माना जाता है, एक्स वन वाई एंड जेड जिसको बोलते हैं। तो वन डायमेंशनल मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा फ्लो है जो कि जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है उसको हम लोग चेंज नहीं, अकाउंट नहीं कर सकते, मतलब गिनते नहीं है। ट्यूब क्या है बताया था, ट्यूब जो है स्पेसिफाई किया जैसा थिकनेस एंड वाटर डायमीटर के द्वारा। पाइप जो है वो इनसाइड डायमीटर यानी नॉमिनल पाइप, पाइप का जो स्पेसिफाई किया जाता है वो नॉमिनल पाइप के द्वारा किया जाता है। नॉमिनल पाइप करने का मतलब हुआ इनसाइड डायमीटर। और ट्यूब जो स्पेसिफाई किया जा रहा है वो थिकनेस किसके द्वारा मेजर किया जाता है, वो मेजर किया जाता है ट्यूब का थिकनेस BWG से, और इसका वाटर डायमीटर द्वारा मेजर किया जाता है। और पाइप का अगर बात करें थिकनेस तो वो है शेड्यूल नंबर। अब है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड डज नॉट कंट्रीब्यूशन टू द प्रेशर ड्रॉप इन द पाइपलाइन। तो देखिए, सब पे डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं कौन नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, ये बोल रहा ना तो सब कौन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्या नहीं कंट्रीब्यूट, लेंथ का पाइप का लेंथ या फिर कितना बेंड है, नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। साइज ऑफ पाइप, वेलोसिटी सब पे करेगा, यानी नन ऑफ दीज है, मतलब कौन नहीं पे करता, तो इनमें से सब पे नहीं करता, मतलब किस पे नहीं करता, तो सब पे तो कर ही रहा, तो इसलिए नन ऑफ दीज हो जा रहा। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड देखिए फिर से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। हम लोग बताए थे कि टेम्परेचर के साथ बढ़ने के साथ क्या होता है, लिक्विड का विस्कोसिटी तो इंक्रीज करता ही है, सॉरी डिक्रीज करता ही है, लेकिन वो कैसे, तो वो होता है इसका लॉगरिथमिकली, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियल, डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियल विद राइज इन टेम्परेचर। आपका लॉगरिथमिक शायद नहीं होगा, इसका ग्राफ थोड़ा सा अजीब है तो ध्यान में आ नहीं रहा। लॉगरिथमिक नहीं है, एक्सपोनेंशियली है, ठीक है। वो एक्सपोनेंशियली जो है ना वो डिक्रीज करता है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो एक्सपोनेंशियली घटता है। जैसे इसका जो है ना आपको किए गए नहीं मिलेगा, कैसे, इसका एक प्रॉपर फार्मूला है, ठीक है, वो आपको मैके स्मिथ में मिलाएगा, वो बहुत अच्छे से बता दिए, किसी को पुट कर दिएगा तो बता देगा टेम्परेचर और विस्कोसिटी में रिलेशन। फॉर एस टी टी आइडल फ्लूइड बर्नौली क्वेश्चन स्टेट दैट क्या होता है, एस टी डी है, आइडल फ्लूइड है। आइडल फ्लूइड समझ रहे हैं कि आप एक बार जब फोर्स लगा दिए, फिर जो भी
जो भी आप में एनर्जी दिया है वो तो नहीं रहेगा, वो घटेगा नहीं, ये चीज़ ध्यान रखें। और वो में आइडियल है, मतलब किसी खास पॉइंट पे आपका कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा एनर्जी इज कांस्टेंट along a streamline but may vary across a streamlines। देखिए पूरे स्ट्रीमलाइन में कांस्टेंट तो नहीं हो सकता वेलोसिटी। हम लोग जब बर्नौली इक्वेशन की बात करते हैं तो एनर्जी की बात करेंगे, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा कि एनर्जी कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीमलाइन के अलोंग कांस्टेंट होगा, और स्ट्रीमलाइन के अक्रॉस मतलब उसके परपेंडिकुलर में वेरी करेगा। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है? बहुत ही सिंपल है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नहीं 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 नहीं, न्यूटोनियन फ्लूइड वो होता है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मोशन को फॉलो करता है, विच नीड्स मिनिमम शियर बिफोर इट्स स्टार्ट डिफॉर्मेशन, फॉर विच शियर एंड डिफॉर्मेशन आर रिलेटेड। ये देखिए, ये आपका है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटोनियन फ्लूइड वो होता है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, तो ये आपका सी हो जाएगा। जिसमें तीन ऑप्शन है, चौथा नहीं दिया गया। व्हेन ए फ्लूइड फ्लो ओवर ए सॉलिड सरफेस, तब देखिए अगर कोई फ्लूइड है सॉलिड सरफेस पे फ्लो कर रहा है तो क्या हो सकता है आप पढ़िए तो थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि जैसे कि आपके आसपास जो भी है सॉलिड सरफेस क्या है, ज़मीन है या कोई भी चीज़, सब तो सॉलिड ही है, उस पर अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो क्या हो सकता है? क्या कि सभी क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी समान रहे? बिल्कुल नहीं, उसका कहूँ घटेगा बढ़ेगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो एट द सॉलिड सरफेस, velocity gradient is zero at the solid, velocity is not zero at the solid, नहीं, जो velocity gradient है वो solid surface पे जीरो होता है। देखिए solid surface हमको पता है कि वॉल पर velocity जीरो होता ही है, तो जब velocity जीरो है तो velocity gradient क्यों नहीं जीरो होगा? यही बात है, velocity gradient जीरो एट द solid surface। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है? विच है द यूनिट ऑफ मीटर स्क्वायर पर सेकंड इन द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू, क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू एब्सोल्यूट प्रेशर? नहीं नहीं नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा आपका आंसर। तो आप मतलब कोई भी दिया हुआ, जैसे कि इसके में जो भी नया वर्ड मिले आप उसको लिखिए। अगर आपको नहीं पता है तो तुरंत आपके पास मोबाइल रहता है, गूगल पे सर्च कर लीजिए, देख लीजिए और उसको तुरंत ख़त्म कर दीजिए, कन्फ्यूजन अभी भी ख़त्म कर दीजिए, ठीक है? ताकि दोबारा, और इसमें नया वर्ड, चारों वर्ड में अगर नया नया वर्ड आपको मिले तो आप उसको भी समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आई होप जल्दी आएगा आपका मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफ़र और सीआरई एंड थर्मो का। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको कुछ इसमें आइडिया मिला होगा किस तरह से पढ़ें और किस तरह से नहीं पढ़ें, ठीक है? अगर आपको कुछ नया मिला हो तो ज़रूर बताइएगा मेरे को, ठीक है? अगर कुछ कमियां हैं तो ज़रूर कमेंट करके मेंशन बताइए कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते वीडियो में, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि सारे केमिकल इंजीनियर जो है कि खासकर डिप्लोमा वालों को एक प्लेटफॉर्म तैयार करें जिन्हें हर चीज़ प्रोवाइड किया जाए, ठीक है? या फिर अब देखिए अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि केमिकल इंजीनियर में करियर कहाँ कहाँ हो सकते हैं। केमिकल इंजीनियर बेसिकली लोग बस एक पीएसयू मतलब आईओसीएल है वही देखते हैं, नहीं, बहुत से केमिकल इंजीनियर में ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है। हाँ वैकेंसी थोड़ा कम आता है, कभी लेट आता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कम ही हैं, अच्छे हैं, ठीक है? सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको कुछ ना कुछ इसमें हेल्पफुल मिला होगा अपने पढ़ने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।